हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी काफी बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन, हम इसे बोल रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोलाइसिस। और जीव द्रव्य विकुंचन को बोल रहे हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। क्या बोल रहे हैं उसको? डीप्लाज्मोलाइसिस। क्लियर यहां तक? हम यदि अपनी भाषा में इसे बोलें तो हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब देखना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया संकुचन। क्या बताया है? संकुचन। और प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य। पहली बात तो ये कि जीव द्रव्य क्या होता है, तो कोई भी जो सेल होती है उस सेल में एक तो पाया जाता है न्यूक्लियस, यानी क्या पाया जाता है? उसका केंद्रक। और न्यूक्लियस के साथ में पाया जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब उसका कौन सा द्रव्य? कोशिका द्रव्य। इन दोनों को यदि कंबाइन कर दें, सम्मिलित रूप से जोड़ दें, तो वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं किसके प्रिंसिपल की बात करेंगे? ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल की, या परासरण की क्रिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परासरण की क्रिया। तो पहले हम बात करते हैं आज प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। सपोज करो कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। इसके बारे में सपोज नहीं करना, सपोज क्या करना है वो देखना कि यदि हम किसी एक सेल को, किसको? एक सेल को, ये इसका केंद्रक हुआ और ये इसका कौन सा द्रव्य हुआ? कोशिका द्रव्य। और सम्मिलित रूप से हम इसको बोलेंगे अंदर वाले को क्या? प्रोटोप्लाज्म। यदि इसे हम अतिपराश्री विलयन में रखें, कौन से विलयन में रखें? अतिपराश्री विलयन। देखो भाई, पहली चीज विलयन क्या है? विलयन का मतलब होता है विलेय और विलायक के अणुओं का मिश्रण। किसके अणुओं का मिश्रण? विलेय और विलायक के अणुओं का मिश्रण। तो ये वाला जो विलयन है हमारा, वो कौन सा विलयन है? अतिपराश्री विलयन। कौन सा विलयन है? अतिपराश्री विलयन। ये हम लोगों ने बनाई कोशिका। क्या बनाई है? कोशिका। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो कोशिका झिल्ली है, ये काम करेगी यहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली का। किसका काम करेगी? अर्धपारगम्य झिल्ली का। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्धपारगम्य वो झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को तो आर पार जाने देती है, परंतु विलेय के कणों को नहीं। तो जब हम प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन की परिभाषा पढ़े तो हम क्या कहेंगे कि यदि किसी सेल को, कोशिका को अतिपराश्री विलयन में रखा जाए। कौन से विलयन में रखा जाए? अतिपराश्री विलयन। क्या होता है अतिपराश्री विलयन? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अतिपराश्री विलयन का मतलब, अति का मतलब ज्यादा, परास का मतलब मात्रा। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता अधिक हो, ऐसा विलयन जिसकी क्या अधिक हो? सांद्रता अधिक हो। किसके कंपैरिजन में? जिस कोशिका से तुलना हो रही है। यानी कहने का मतलब कि इस कोशिका के अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता कम है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। यानी इसके अंदर शर्करा ज्यादा है। क्या है इसमें? शर्करा ज्यादा है। तो ये शर्करा ज्यादा हुई तो इसकी सांद्रता क्या हुई? अधिक हुई। शर्करा का मतलब इसमें किसके पदार्थ की मात्रा ज्यादा है? विलेय के पदार्थ की मात्रा तो ज्यादा है और विलायक के पदार्थ की मात्रा क्या है? कम। किसकी तुलना में? इस कोशिका रस की तुलना में। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है, भाई जीव द्रव्य के अंदर मेन पार्ट क्या होता है? जीव द्रव्य में मेन पार्ट क्या होता है? जल का। और जल किसके अणु होते हैं? विलायक के अणु। किसके अणु होते हैं? विलायक के अणु। तो हम कहेंगे कि यदि किसी कोशिका को अतिपराश्री विलयन में रखा जाता है, अतिपराश्री का मतलब समझ गए कि जिसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा, अर्थात विलेय की संख्या अधिक और विलायक के अणुओं की संख्या क्या है? कम। तो यदि हम उसे अतिपराश्री विलयन में रखते हैं तो होगा क्या? कोशिका के अंदर से जल के अणु बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे।
कोशिका के अंदर से क्या होंगे, जल के अणु बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बोले सर ये तो बहिःपराशरण हो गया एक प्रकार का। कौन सा पराशरण हो गया, बहिःपराशरण। हाँ भाई, ये बहिःपराशरण ही हुआ है। कौन सा पराशरण हुआ है, बहिःपराशरण हुआ है। लेकिन फिर हम इसको नाम क्यों दे रहे हैं, जीव द्रव्य कुंचन? इसलिए दे रहे हैं हम नाम इसको जीव द्रव्य कुंचन, क्योंकि जब इसके जल के अणु कहां आएंगे, बाहर निकलेंगे, तो अंदर जो और बचा है जल के अलावा जो और पार्ट है जीव द्रव्य का, वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जगह एकत्रित हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, जीव द्रव्य कुंचन। क्लियर हुआ? वापिस से सुन लेना परिभाषा कि किसी कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखने पर कोशिका के अंदर के विलायक के अणु या जल के अणु कहां आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्यों आए बाहर, क्योंकि इस विलयन की सांद्रता तो ज्यादा है, लेकिन इसमें किसकी सांद्रता कम है, विलायक की। और अंदर विलायक की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। विलयन की सांद्रता तो कम है, लेकिन विलायक की सांद्रता क्या है, ज्यादा। इसलिए जल के अणु धीरे धीरे कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो शेष बचा हुआ जो प्रोटोप्लाज्म है या जो जीव द्रव्य है वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। कहने को हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। यानी जो चीज इतनी दूर में फैली हुई है वो अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कम कैसे हुई, इसलिए हुई क्योंकि वो जो फैला हुआ था उसमें जल था और वो जल कहां निकल कर आ गया, बाहर निकल कर आ गया। तो अब इसकी स्थिति कैसी होगी, इसकी स्थिति होगी, इस कोशिका की स्थिति इस प्रकार की। तो ऐसी जो प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइसिस, या हम बोल सकते हैं इसको जीव द्रव्य कुंचन। क्लियर? अब दूसरा नाम है डीप्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य विकुंचन। एकदम इजी सा है। उसमें क्या कहेंगे हम कि यदि इसी कोशिका को, कौन सी कोशिका को, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को, कौन सी कोशिका को, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को, जिसका प्रोटोप्लाज्म एक जगह एकत्रित है, इसको हम किस में रख दें, जल में रख दें। किस में रख दें, जल में, या अल्प पराश्रयी विलयन में। कौन से विलयन में रख दें, अल्प पराश्रयी विलयन। वो था अति, अब क्या है, अल्प। अल्प का मतलब कि इसकी सांद्रता इससे कम है, यानी अंदर क्या है, सांद्रता ज्यादा होगी ना, क्योंकि जल तो है ही नहीं अंदर। जल तो पहले ही कहां निकल गया था, बाहर निकल गया था। तो अंदर किसकी कमी है, विलायक के अणुओं की, और बाहर किसकी अधिकता है, विलायक के अणुओं की। तो अब क्या होगा, विलायक के अणु पराशरण की क्रिया के द्वारा, कौन सा पराशरण, एंडोस्मोसिस, पराशरण की क्रिया के द्वारा कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा तो जीव द्रव्य वापस से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य विकुंचन। क्या बोलेंगे इसको, जीव द्रव्य विकुंचन। जब जल अंदर जाएगा तो ये कोशिका टर्गड हो जाएगी, टर्गड हो जाएगी। टर्गड का मतलब स्फीति हो जाएगी। स्फीति का मतलब फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई लगातार अब इसके अंदर किसके अंदर अणु जा रहे हैं, विलायक के अणु जा रहे हैं। तो ये तो परिभाषा हुई जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन की। फिर इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, इसका प्रयोग करके समझाया गया। और प्रयोग किसके ऊपर किया, प्रयोग किया एक पादप की पत्ती पर। किस पर किया गया था, पादप की पत्ती पर। क्या नाम था उस पादप का, तो हम बोलेंगे रोहियो डिस्कलर। रोहियो डिस्कलर एक प्लांट है, पादप। कैसा पादप है, छोटा पादप है, सजावटी पौधा है जो घर पर सजावट के लिए लगाया जाता है। कुछ इस प्रकार से उसकी पत्तियां होती है, छोटे गमले में ये लगाए जाते हैं। तो ये जो पादप है, इसकी जो पत्तियां हैं वो वॉयलेट कलर की होती है। कौन से रंग की होती है, बैंगनी रंग की होती है। अब हमें करना क्या है, इस पादप की जो पत्ती है, रोहियो डिस्कलर पादप की, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य विकुंचन को कौन से प्रयोग के द्वारा समझाया गया है, किस पादप के उपयोग के द्वारा समझाया गया। तो याद रखना रोहियो डिस्कलर। तो हमने कहा कि रोहियो डिस्कलर जो पादप है वो कैसे रंग का था, बैंगनी रंग का था। सबसे पहले हमने उसकी लोअर एपिडर्मिस को हटाया। किसको हटाया, लोअर एपिडर्मिस। कोई भी पत्ती हो उसकी दो एपिडर्मिस है, दो बाह्य त्वचा है। एक तो
अपर का मतलब ऊपर की अधिचर्म या ऊपर की बाह्य त्वचा, और एक कौन सी होगी, लोअर नीचे की त्वचा। क्लियर। अंदर से कलर कैसा बताया हम लोगों ने इसका, पादप की पत्ती का कलर कैसा बताया, बैंगनी। बैंगनी क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका जो जीवधर्म है वो बैंगनी रंग का है। कौन से रंग का है, बैंगनी। और इस प्लांट का उपयोग हमने इस प्रैक्टिकली के लिए क्यों किया, क्योंकि बैंगनी रंग है तो आसानी से दिखाई देगा कि पत्ती में बैंगनी रंग एक जगह एकत्रित हो रहा है या बैंगनी रंग क्या हो रहा है, फैल रहा है, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, जीवद्रव्य कुंचित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रोही और डिस्कलर पादप की सबसे पहले हम लोगों ने किसको हटाया, लोअर एपिडर्मिस को हटाया। ठीक है साहब, हटा दिया। फिर इसके हम लोगों ने दो टुकड़े लिए, इस पादप की पत्ती के कितने टुकड़े लिए, दो टुकड़े लिए। एक को हम लोगों ने डाला, ये वो पादप की पत्ती है, एक को हम लोगों ने डाला अतिपराश्री विलयन में। किसमें डाला, अतिपराश्री विलयन में डाल दिया। और दूसरी को हम लोगों ने डाला जल में। किसमें डाला, जल में। अब देखो, आप खुद बताओ क्या स्थिति होगी। यदि इस वाले टुकड़े को अतिपराश्री विलयन में डाला है तो कहने का मतलब ये जो विलयन है अतिपराश्री, इसकी सांद्रता इस पत्ती के अंदर जो जीवद्रव्य उससे अधिक है। सांद्रता क्या है, उस पत्ती के अंदर पाए जाने वाले जीवद्रव्य से क्या है, अधिक। यदि किसी विलयन की सांद्रता अधिक होती है, याद रख लेना ये कंसेप्ट, यदि किसी विलयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक, तो उसमें पाए जाने वाले, विलयन में पाए जाने वाले किसकी सांद्रता कम होगी, विलायक की सांद्रता क्या होगी, कम। तो हम कह रहे हैं कि इस विलयन की सांद्रता अधिक है, अर्थात इसमें पाए जाने वाले विलायक के अणुओं की संख्या क्या है, कम है। कम है तो क्या होगा, अंदर से धीरे धीरे बाहर क्या निकलेगा, जल बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, जल बाहर निकलेगा। और जब जल बाहर निकलेगा तो जीवद्रव्य जो है बैंगनी रंग का, मैंने पहले बताया कैसे रंग का, बैंगनी रंग का, वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जगह एकत्रित, जिसे आसानी से हम लोग किसके द्वारा देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। जब जीवद्रव्य एक जगह क्या हो गया, एकत्रित हो गया, तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऐसी प्रोसेस कहलाएगी प्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य कुंचन। क्या कहलाएगी, जीवद्रव्य कुंचन। और ये वाली जो है जिसको हम लोगों ने जल में रखा, विलायक के अणुओं में रखा या अल्पपराश्री विलयन में रखा, तो यहां से अंदर की साइड में क्या जाएंगे, जल के अणु जाएंगे। किसके अणु जाएंगे, जल के अणु जाएंगे। और ये कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्लियर, चलो ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जिसका जीवद्रव्य एक जगह क्या हो गया था, एकत्रित हो गया था, इसका जीवद्रव्य एक जगह एकत्रित हो गया था, यदि इसी कोशिका को वापस ले जाकर हम किस में डाल दें, जल में डाल दें, तो ये जीवद्रव्य वापस से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, कि जीवद्रव्य कुंचित होना, यानी जीवद्रव्य एक जगह क्या होना, एकत्रित होना। देखिए ये कोशिका है, ये कोशिका की क्या है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति अंदर की साइड के अंदर ही हम बता सकते हैं कि इसकी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और ये इसका है जीवद्रव्य। क्या है, जीवद्रव्य, बैंगनी रंग वाला मान लो, ये इसका क्या है, जीवद्रव्य। ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। क्लियर। नॉर्मल सेल कौन से प्लांट की, रोहियो डिस्कलर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अब इसको हम लोगों ने रखा किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब अतिपराश्री विलयन में। कौन से विलयन में रखा है इसको, अतिपराश्री विलयन में। होगा क्या, देखिए ये जो जीवद्रव्य है वो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली से थोड़ा थोड़ा क्या दिखाई दे रहा है अपने को, दूर दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई दे रहा है। और ये इसका क्या आ गया, इधर केंद्र का आ गया। हम कह सकते हैं कि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन या
संकुचन हो रहा है। किसका संकुचन हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म का। किसका संकुचन हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म का। कुछ समय पश्चात क्या होगा? कुछ समय पश्चात क्या होगा? जो वो जीव द्रव्य था, वो जीव द्रव्य एक जगह क्या हो जाएगा? एकत्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकत्रित हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म एक जगह क्या हो गया? एकत्रित हो गया। क्या समझ में आया इस प्रैक्टिकल से? हमने कहा कि पहले सामान्य अवस्था है, इस अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे इस कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, अति प्रासरी इसमें डालते हैं, विलयन में डालते हैं, तो होगा क्या? अति प्रासरी विलयन में डालने से इसके अंदर के जो जल के अणु है वो धीरे धीरे कहां निकलना स्टार्ट हो जाएंगे? बाहर निकलना क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट होंगे तो जीव द्रव्य अपना जो एरिया फैला रखा था उसको अब धीरे धीरे एक जगह समेटने की कोशिश करेगा, एकत्रित होने की कोशिश करेगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब जल के अणु कहां निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, तो शेष बचा हुआ जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक जगह क्या हो जाएगा? एकत्रित हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य कुंचन। और अब मैं ये कह रहा हूं कि इसी सेल को यदि अपन वापिस किसमें डाल दें? वापिस से अल्प प्रासरी विलयन में डाल दें, या केवल जल या विलायक के अणुओं के मध्य डाल दें, तो ये जो है ये वापिस से फैल कर क्या हो जाएगा? कवर। क्योंकि ऐसी स्थिति में वापिस से जल के अणु कहां आ जाएंगे? अंदर। कहने का मतलब प्रिंसिपल यहां लगता है ओस्मोसिस ही। क्या लगता है? ओस्मोसिस ही। अब जीव द्रव्य कुंचन या विकुंचन नाम इसलिए दे दिया क्योंकि यहाँ पादप सेल या प्लांट सेल का प्रोटोप्लाज्म एक जगह एकत्रित हो रहा है। किसकी वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से। ऑस्मोसिस के भी दो प्रकार पढ़ाए थे आप लोगों को, एंडोस्मोसिस अंतःप्राशन और एक्सोस्मोसिस बहिःप्राशन। तो एक्सोस्मोसिस के कारण कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होती है, बहिःप्राशन के कारण ही जीव द्रव्य संकुचित होता है और जल के अणु कहां निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस पे था। नेक्स्ट टॉपिक की हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि प्लांट सेल में किस किस टाइप के प्रेशर्स लगते हैं, जिसके अंदर हम मुख्यतः बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, प्राशन दाब की। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टर्गर प्रेशर, टर्गर नाम अभी भी आया था, स्फीति दाब की। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डीपीडी। किसकी बात करेंगे? डीपीडी की बात करेंगे, जिसके अंदर एसपी भी आता है, सक्शन प्रेशर भी आता है। और उन सभी प्रेशर्स की बात करने के बाद उनके मध्य में हम रिलेशन देखेंगे कि जितने भी दाब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उन दाब के मध्य क्या संबंध होता है, और वहां से हर साल नीट में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करते चलना, इन चीजों को समझने की कोशिश करना कि क्या बोल रहा हूं मैं, आप लोगों ने इनको किस तरीके से समझा। एक डेफिनेशन का रट्टा मारना अलग बात है, लेकिन इनको अच्छे से समझना और क्लियर करने का अलग बात है। तो अच्छे से इनको क्लियर करें, क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वो टॉपिक सिर्फ समझने वाले हैं, है ना, बड़े इजी टॉपिक हैं। यदि उनको रटना चाहोगे तो रट नहीं सकते, तो उनके कॉन्सेप्ट जो भी हैं उनको पहले क्लियर करते चलो। वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।